बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स क्लास 11 सेकंड चैप्टर वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का सेकंड टॉपिक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस वीडियो में हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझेंगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इसके ऊपर बात करेंगे और यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं इस पे भी बात करेंगे। नोट्स मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं, आप वाइट बोर्ड से देख के अपने लिए नोट्स बना सकते हैं। लास्ट में जाके मैं आपको इन नोट्स का एक क्लियर इमेज भी प्रोवाइड कर लूँगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम्स क्या होते हैं। असल में जब भी किसी वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो वहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ती है। यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम्स जो हैं ये वेक्टर्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने में हमारे काम आते हैं। अगर आप फर्स्ट टॉपिक देखें तो वो वेक्टर्स के बारे में था, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया हुआ है, जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि वेक्टर्स वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होते हैं जिनके मैग्नीट्यूड भी होते हैं और डायरेक्शन भी होते हैं। जैसे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब एक वेक्टर को हम दो तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर पाते थे, एक था सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, दूसरा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है इसके ऊपर भी हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही बात कर ली थी। अब सेकंड लेक्चर में यानी आज की इस लेक्चर में हम वेक्टर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर बात करेंगे। तो जिस तरह मैंने आपको कहा वेक्टर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, इसी वजह से आज हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये बात तो आपको क्लियर हो ही गया कि कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हमें क्या है हेल्प प्रोवाइड करती हैं, वो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने में हमारा काम आती हैं। तो अब इन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बहुत सारे टाइप्स हैं। उन बहुत सारे टाइप्स में से एक टाइप है कोऑर्डिनेट सिस्टम का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? बेसिकली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में तीन लाइंस होती हैं। अब वो तीन लाइंस जो हैं आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। आपस में परपेंडिकुलर होने का मतलब उन तीनों लाइंस का आपस में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इन दो मार्कर्स को लाइंस कंसीडर कर लूँ तो एक लाइन ये बना, ठीक, अब दूसरा लाइन ये बना। अब ये जो लाइन है इसका इस लाइन के साथ एंगल कितना बन रहा है? इस केस में 90 डिग्री है। ये हॉरिजॉन्टल जा रहा है और ये वर्टिकल जा रहा है, तो इन दोनों में जो एंगल है ना वो 90 डिग्री है। तब हम कहेंगे ये दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में भी हमारे पास तीन लाइंस होती हैं जो कि तीनों आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। अब इन तीन लाइंस के अलग अलग नाम होते हैं, अब हम उनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की डेफिनेशन पे। देख लें, द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ 3 or 2 लाइन्स। यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास 3 या 2 लाइन्स होती हैं। जनरली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 ही लाइन्स होती हैं, लेकिन कभी कभार हमें सिर्फ 2 लाइन्स से ही जो है वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन का आइडिया हो जाता है, मिल जाता है। तो इस वजह से कभी कभार सिर्फ 2 लाइन्स से भी काम चल जाता है, लेकिन जनरली 3 ही होते हैं, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जनरली तो 3 होंगे, लेकिन कभी कभार 2 भी हो सकते हैं। अच्छा, अब ये जो 3 और 2 लाइन्स हैं इनके अलग अलग नाम हैं। एक नाम है एक्स एक्सिस, दूसरे का नाम है वाई एक्सिस और तीसरे का नाम है जेड एक्सिस। अब ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस कौन से हैं देख लें। यहाँ पे एक फिगर बनी हुई है, ये फिगर कहलाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इसमें आपको 3 लाइन्स नज़र आ रहे होंगे। एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक्स प्राइम, ओ और एक्स, एक्स ओ एक्स प्राइम, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक लाइन ये है। तो ये जो एक्स ओ और एक्स प्राइम है, ये इस लाइन को बोला जाता है एक्स एक्सिस, जो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो एक्स एक्सिस कौन सा है? एक्स ओ एक्स प्राइम वाला लाइन। और दूसरा आप देख लें वाई ओ वाई प्राइम, तो ये जो वर्टिकल लाइन है वाई ओ वाई प्राइम, इसको बोला जाता है वाई एक्सिस, ठीक है।
वाई एक्सिस कौन सा है, वाई ओ वाई प्राइम, एंड द जेड एक्सिस जेड ओ जेड प्राइम। अब तीसरा लाइन कौन सा है, जेड ओ जेड प्राइम। ये देखें, ये जो डॉटेड लाइन है जेड ओ जेड प्राइम, तो ये तीसरा लाइन है। अब इसी को बोला जाता है जेड एक्सिस। क्लियर है। अच्छा, अब ये तीनों लाइंस है ना, ये इस पॉइंट में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, जो कि सेंटर में होती है। फॉर एग्जांपल, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये तीनों लाइन एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। इसी पॉइंट को हमने ओ का नाम दिया है, यानी ओ जो पॉइंट है ये तीनों का सेंटर वाला पॉइंट है, जिसमें तीनों एक दूसरे को कट कर रहे होते हैं, इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं। क्लियर है। अब इसी पॉइंट को जहाँ पे ये तीनों आपस में मिल रही होती हैं, इस पॉइंट को बोला जाता है ओरिजिन। क्लियर है, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखें, इंटरसेक्टिंग एट ए राइट एंगल 90 डिग्री एट पॉइंट ओ कॉल्ड ओरिजिन। अब ये जो तीनों लाइन्स है ना, ये एक पॉइंट में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, उस पॉइंट का नाम है ओ, और इस पॉइंट को बोला जाता है ओरिजिन। अब यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है इंटरसेक्टिंग एट ए राइट एंगल, और सामने लिखा हुआ है 90 डिग्री। इंटरसेक्टिंग एट ए राइट एंगल का मतलब है कि ये तीनों आपस में कैसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लेते हैं, राइट एंगल पे। राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करने का मतलब तीनों जिस पॉइंट में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट में तीनों लाइंस एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अब इसको मार्कर्स के साथ मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। ये देखें, ये मैंने यहाँ पे 3 मार्कर्स उठाए। पहले तो मैंने आपको 2 मार्कर्स के साथ समझा लिया कि एक लाइन अगर ये है, दूसरा लाइन ये है, तो ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, तो ये आपस में परपेंडिकुलर हुए। अब तीसरा मैं इस तरह खींच देता हूँ, तीसरा लाइन। तो ये देखें, इनको होल्ड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये देखें, ऐसे होल्ड किया मैंने। अब ये 3 लाइन्स, इन 3 लाइन्स को, इन 3 मार्कर्स को आप ज़रा देख लें। ये एक लाइन है, ये ऊपर जाता हुआ दूसरा लाइन है, ये आपकी तरफ आता हुआ तीसरा लाइन है। ठीक है। अब इन तीनों को अगर आप देखें, तीनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये जो लाइन है जो इस तरफ जा रहा है, हॉरिजॉन्टल है ना, इसको बोला जाता है एक्स एक्सिस, और जो ऊपर नीचे जा रहा है इसको बोला जाता है वाई एक्सिस, जो आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, या आपसे दूर जा रहा है, इस लाइन को बोला जाता है जेड एक्सिस। अब ये तीनों आपस में कैसे परपेंडिकुलर हैं? फॉर एग्जांपल, इसके और इसके बीच का एंगल कौन कितना है, 90 डिग्री है। इसका और इस मार्कर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। इसका और इसके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। यानी ये तीनों लाइंस एक दूसरे को जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी ये जो पॉइंट जहाँ पे मैंने होल्ड किया हुआ है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इसी पॉइंट को बोला जाता है ओरिजिन। यानी ये जो 3 लाइन्स एक दूसरे को यहाँ इस पॉइंट के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे मैंने इनको होल्ड किया हुआ है, तो इसी पॉइंट को ओरिजिन बोला जाता है। और इन तीनों लाइन्स के बीच का एंगल कितना होता है आपस में, 90 डिग्री। क्लियर है। तो ये होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें यह है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये है जेड एक्सिस, और ये जो पॉइंट है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये ओरिजिन है। और यही मैंने आपको समझाया कि तीनों आपस में राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर लेते हैं, यानी 90 डिग्री एंगल बनाते हैं आपस में। तो ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्लियर है। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको समझाया, समटाइम्स 3 होते हैं, समटाइम्स 2 भी होते हैं ये लाइन्स, यानी सिर्फ ये 2 लाइन्स, एक ये एक्स एक्सिस, एक ये वाई एक्सिस, या ये भी हो सकता है एक ये एक्स एक्सिस, दूसरा ये जेड एक्सिस, इस तरह एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस। अब ये भी हो सकता है कि एक वाई एक्सिस हो, दूसरा जेड एक्सिस हो, ये तो ये 2 लाइन्स भी तो हो सकते हैं। तो 2 लाइन्स से भी काम चल जाता है बाज़ औक़ात। तो इसका मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कभी कभार 2 लाइन्स पे मुश्तमिल होता है, कभी कभार 3 लाइन्स पे। तो जनरली 3 ही होते हैं, समटाइम्स 2 लाइन्स भी हो सकते हैं, जिसमें एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी हो सकते हैं, दूसरा एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस भी हो सकते हैं, तीसरा वाई एक्सिस और जेड एक्सिस भी हो सकते हैं। ये इन 3 लाइन्स में से कोई भी 2 लाइन्स भी हो सकते हैं, लेकिन इन मोर जनरल हमारे पास 3 लाइन्स का कम्बिनेशन होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा, अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आप कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को आप प्लेन में ही ड्रा करेंगे, जेड एक्सिस को प्लेन से बाहर जाते हुए आप ड्रा करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर देखा जाए, यहाँ पे एक्स एक्सिस जो है इस वाइट बोर्ड के प्लेन में है,
और वाई एक्सिस भी इस वाइट बोर्ड के प्लेन में है, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस वाइट बोर्ड का ये प्लेन बनाते हैं। और जेड एक्सिस को अगर देखा जाए तो ये वाइट बोर्ड के प्लेन से बाहर आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। जैसे अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ इनको इन मार्कर्स की मदद से, तो जिस तरह मैंने इनको होल्ड किया हुआ था, तो ये देखें मैंने ऐसे इनको होल्ड किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो उस तरफ जा रहा है ये एक्स एक्सिस है, यानी ये मार्कर, और जो ऊपर जा रहा है ये वाई एक्सिस है, यानी ये देखें ना ये एक प्लेन बना रहा है। कौन सा प्लेन? इस वाइट बोर्ड का प्लेन, यानी ये वाला इस तरह का प्लेन बना रहा है। लेकिन ये जो जेड एक्सिस है ये इस प्लेन से बाहर निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ये बाहर निकल रहा है ना, तो ये देखें ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये जो मार्कर है, ये जो लाइन है, ये जेड एक्सिस, यानी ये इस वाइट बोर्ड के प्लेन से बाहर निकलता हुआ लाइन बना रहा है। बाकी ये जो दो हैं ये इस वाइट बोर्ड का प्लेन बना रहे हैं। तो यूजुअली ऐसा ही होता है। नॉर्मली हम क्या कर लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इस प्लेन में ही ड्रॉ कर लेते हैं और जेड एक्सिस को इस प्लेन से बाहर निकलता हुआ ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप भी जब पेज में, नोटबुक में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को प्लेन में रखें, जेड एक्सिस को उस प्लेन से बाहर निकलता हुआ बना लें। क्लियर है? तो इस वजह से हमने यहाँ पे लिखा है द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर यूजुअली ड्रॉन इन द प्लेन ऑफ द पेज, यानी जो पेज है यहाँ पे तो व्हाइट बोर्ड है, तो इस प्लेन में ही हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बनाते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस प्लेन में आते हैं, जबकि जो जेड एक्सिस है वो इस प्लेन से बाहर निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो हमने लिखा है एंड द जेड एक्सिस कम्स डायरेक्टली आउट ऑफ द पेज एट द ओरिजिन, यानी ओरिजिन में जेड एक्सिस जो है वो प्लेन से बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा होता है। अच्छा, अब फर्दर बात कर लेते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम वेक्टर्स को ड्रा कर लेते हैं, रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो अब हम उन स्टेप्स के ऊपर बात करेंगे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि वेक्टर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है असल में। तो देखिए, फॉर एग्जांपल आप एक ऑब्जेक्ट उठा लें, ठीक है, ये एक मैंने सरफेस उठाया। अब इस सरफेस में जो है मैं एक ऑब्जेक्ट रख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये, इसमें मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो इस सरफेस पे पड़ा हुआ है। अब कोई बंदा जो है वो इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है। वो फोर्स कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स से ये वो फोर्स है जो बंदा इस ऑब्जेक्ट पे लगा रहा है। अब फोर्स चूंकि वेक्टर है तो दो चीज़ें होंगी इसमें। पहला कि वो इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स कितना लगा रहा है, यानी उसका मैग्नीट्यूड क्या है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि वो फोर्स जो इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है वो फोर्स है 50 न्यूटन, यानी 50 न्यूटन से बंदा इसको खींच रहा है। अब ये तो मैग्नीट्यूड हुआ। अब दूसरा कौन सा पैरामीटर है, वो है इसका डायरेक्शन, यानी ये फोर्स तो 50 न्यूटन इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, लेकिन वो किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो उस डायरेक्शन को शो करने के लिए हमारे पास जो पैरामीटर है वो है एंगल, यानी थीटा। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट में फोर्स लग रहा है ना, तो इस पॉइंट में मैं अगर एक लाइन खींचूँ, डॉटेड लाइन, तो इस लाइन के साथ मैं कोई एंगल बना रहा हूँ थीटा, ठीक है, थीटा एंगल। यानी ये एंगल अगर छोटा होगा तो ये फोर्स नीचे आएगा, ये एंगल ज़्यादा होगा तो ये फोर्स ऊपर जाएगा। तो मतलब इस तरह ये वेक्टर है ना, इस तरफ फोर्स लग रहा है, इस तरफ अगर ये एंगल छोटा होगा तो ये नीचे आएगा इस तरह, अगर ये एंगल ज़्यादा होगा तो ये ऊपर जाएगा। यानी डायरेक्शन को कंट्रोल करने वाला पैरामीटर कौन सा है, थीटा। तो अब यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि थीटा भी मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि थीटा यानी एंगल जो है वो 30 डिग्री है। अब ये एक वेक्टर बना, क्या वेक्टर, फोर्स जो कि 50 न्यूटन इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है 30 डिग्री एंगल पे। क्लियर है? अगर ये एंगल 90 डिग्री होता तो इस पॉइंट में जो फोर्स लग जाना था वो सीधा ऊपर की तरफ लग जाना था, है ना। अगर 0 डिग्री होता तो सिर्फ ऐसे ही जाता, है ना। 30 डिग्री पे है, इसका मतलब इस तरफ जा रहा है। तो डायरेक्शन को कंट्रोल करने वाला पैरामीटर यहाँ पे एंगल है, यानी थीटा है। अब हमने क्या करना है, ये जो वेक्टर है 50 न्यूटन विथ एन एंगल थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, इसको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो वो कैसे होगा, इसके कुछ स्टेप्स हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, इस वेक्टर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ कर लेना है।
तो जिस तरह मैंने आपको बताया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में या हमारे पास 3 लाइन्स होती हैं या 2 लाइन्स होती हैं। अब 3 लाइन्स का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर हम ले लें तो उसको डील करना थोड़ा मुश्किल है। यानी समझने के लिए आसान कौन सा है जिसमें 2 लाइन्स हों। वो 2 लाइन्स कोई भी हो सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे हमने 2 लाइन्स कौन से उठाए, एक ये एक्स एक्सिस उठाया है, दूसरा ये वाई एक्सिस। यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने लिया है। यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट ओरिजिन है, ओ है। यानी तीसरा वाला जो लाइन था ना, जो यहाँ से आपकी तरफ आ रहा था, उस लाइन को हमने नहीं लिया, क्योंकि उस लाइन को भी अगर हम लेते तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तीसरे लाइन को व्हाइट बोर्ड में ड्रा करना मुश्किल होता है। यानी आप यहाँ पे अगर लाइन ड्रा करें ना कि इस पॉइंट से आपकी तरफ एक लाइन आ रहा है, यानी व्हाइट बोर्ड से बाहर निकलता हुआ, तो वो ऐसा लाइन बनेगा जिसको हमने यहाँ पे कुछ डॉटेड लाइन से ऐसे शो किया हुआ है। ये वाई एक्सिस ऊपर जा रहा है, एक्स एक्सिस इस तरफ आ रहा है, ये जेड एक्सिस इस पॉइंट में व्हाइट बोर्ड से निकलकर आपकी तरफ आ रहा है। क्लियर है? तो इस लाइन को ड्रा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से हमने सिर्फ 2 लाइन्स को उठाया हुआ है, जिससे हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो सिर्फ 2 लाइन्स यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कंपोज्ड है। अब इसमें हम वेक्टर्स को कैसे ड्रा करते हैं उस पर बात करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा सिंपल है। उसके बाद हम फिर 3 डायमेंशनल पे आ जाएंगे, यानी जिसमें तीनों एक्सिस मौजूद हों। फिलहाल हम 2 डायमेंशनल की बात कर लेते हैं, जिसमें सिर्फ 2 एक्सिस हैं। क्लियर है? अच्छा, अब एक वेक्टर को इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे ड्रा कर लेते हैं, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। अब उन स्टेप्स के ऊपर बात करेंगे हम। क्लियर है? तो ये देखें, स्टेप्स टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब कौन से हैं वो स्टेप्स? सबसे पहला स्टेप है ड्रॉ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी एक वेक्टर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ करने के लिए आपने क्या करना है? सबसे पहला काम कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेना है। जिस तरह हमने ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लिया, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। क्लियर है? ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लिया। अब दूसरा स्टेप कौन सा है? सेलेक्ट ए सुटेबल स्केल। आपने दूसरे स्टेप में क्या करना है? एक सुटेबल स्केल सेलेक्ट करनी है। अब इस स्केल से क्या मतलब है? देखें, आप अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो वेक्टर है वो है फोर्स, और उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का मतलब है एक लाइन की मदद से आप रिप्रेजेंट करें। अब लाइन बेसिकली एक लेंथ को शो कर रहा होता है। आप लाइन की मदद से फोर्स को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो आप मुझे खुद बताएं, लाइन जो कि एक लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, लाइन की कोई ना कोई लेंथ होती है। आप अभी क्या कर रहे हैं? फोर्स जो एक वेक्टर है उसको लाइन के फॉर्म में शो करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये 50 न्यूटन है तो उसके लिए मैं अगर इतना लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ तो 25 न्यूटन के लिए मैं इतना सा लाइन ड्रॉ करूँगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक छोटा वाला। तो कम फोर्स के लिए छोटा लाइन, ज़्यादा फोर्स के लिए बड़ा लाइन, यानी फोर्स को आप लाइन के फॉर्म में शो कर रहे हैं। अब मुझे बताएं, फोर्स को लाइन के फॉर्म में कैसे शो किया जाता है? फोर्स का यूनिट तो न्यूटन होता है। लाइन का जो लेंथ है वो तो मीटर में होता है या सेंटीमीटर या मिलीमीटर होता है। उनके अपने यूनिट्स हैं, फोर्स के अपने यूनिट्स हैं। अब इसका मतलब ये हुआ, जब भी आपने फोर्स को लाइन के फॉर्म में शो करनी है, वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो पहले आपने उस फोर्स को लेंथ के यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल, मैंने क्या करनी है? न्यूटन से लेंथ के किसी भी यूनिट में आ जाना है। फॉर एग्जांपल, मैं ये कह देता हूँ कि 1 न्यूटन जो है वो 1 सेंटीमीटर है, या 1 न्यूटन जो है वो 10 सेंटीमीटर है। ये अपनी मर्ज़ी से मैं मान लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, इधर मैं लिख रहा हूँ, मैं ये लिख देता हूँ अपनी मर्ज़ी से कि 1 न्यूटन जो है या 10 न्यूटन मैं अपनी मर्ज़ी से ले रहा हूँ। 10 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर आप ले लें, या इसी तरह कुछ भी आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। मैं ले रहा हूँ 10 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब इसका फ़ायदा क्या है
कि आपने फोर्स को लाइन के लिए एक लेंथ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। अब इसी की मदद से आपने इस फोर्स को लेंथ में कन्वर्ट कर देना है। ये आपने अपनी मर्जी से सेलेक्ट किया, यानी इस वेक्टर को लेंथ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि ये वेक्टर फोर्स ही हो, कुछ भी हो सकता है, जैसे वेलोसिटी हो सकती है, जैसे एक्सेलरेशन हो सकती है, कुछ भी। अगर आपने वेलोसिटी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो वेलोसिटी का भी कोई ना कोई यूनिट होगा। फॉर एग्जांपल 50 मीटर पर सेकंड, तो आपने उसमें भी स्केल लेना है उस वेलोसिटी को लेंथ के यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए। यानी आप ये मान के चल सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। यानी वेक्टर जो कोई भी हो उसको आपने पहले लेंथ के यूनिट में चेंज कर लेना है। अब उसके लिए जो आप सपोजिशन लेते हैं, जैसे ये 10 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये कहलाता है स्केल। अब इस स्केल की मदद से इस वेक्टर को लेंथ में कन्वर्ट किया जाएगा और उतने लेंथ का यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया जाएगा, उससे इस वेक्टर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। क्लियर है? अच्छा, तो ये बेसिकली क्या कहलाता है? एक स्केल कहलाता है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख लें, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह यहाँ पे है 10 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये हुआ ये जो 50 न्यूटन है ये 5 सेंटीमीटर बनेगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर अगर 10 न्यूटन हमने मान लिया तो यहाँ पे 50 न्यूटन है, तो इसका मतलब 50 न्यूटन के लिए हमने 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो 5 सेंटीमीटर का लेंथ हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब क्या होता, जिस तरह मैंने आपको कहा किसी भी वेक्टर को जो आपने ड्रॉ करनी है लेंथ में कन्वर्ट करनी है, तो मैं ये भी तो लिख सकता था ना कि 10 न्यूटन इक्वल टू 1 मीटर, सेंटीमीटर के बजाय जस्ट मीटर में अगर सेलेक्ट कर लेता। मीटर भी तो लेंथ का ही यूनिट है ना, लेकिन उससे मसला क्या होता आप देख लें। अगर 10 न्यूटन 1 मीटर होता तो 50 न्यूटन जो है वो 5 मीटर होता। तो आप मुझे बताएं, यहाँ से अगर मैं 5 मीटर का लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ से वो व्हाइट बोर्ड से बहुत आगे निकल जाएगा। व्हाइट बोर्ड पे हम 5 मीटर को ड्रॉ ही नहीं कर सकते, वो बहुत बड़ा लाइन बन जाता। तो इसका मतलब जो स्केल आपने सेलेक्ट किया है ये सुटेबल नहीं है, ये मौजू मुनासिब नहीं है। इसी तरह मैं अगर ये कह देता 10 न्यूटन इक्वल टू 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर जो है, मिलीमीटर भी लेंथ का यूनिट है, तो उससे मसला क्या होता, ये जो 50 न्यूटन है ये 5 मिलीमीटर बन जाता। तो 5 मिलीमीटर इतना सा लेंथ होता, बहुत छोटा, इतना सा, इससे भी शायद छोटा। तो इतना लाइन में अगर यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ तो वो किसी को दिखाई ना पड़े। जैसे यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ कर लेता आपको भी वो शायद ना दिखाई देता, तो वो बहुत छोटा होता तो भी मसला है, ये लाइन बहुत बड़ा होता तो भी मसला है। तो इसका मतलब ये है कि आपने जिस वेक्टर को जिस स्केल की मदद से लाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं वो स्केल ऐसा होना चाहिए कि जिससे जो वेक्टर है वो वेक्टर का लाइन इतना बने कि आप उसको वाइट बोर्ड में ड्रॉ कर सकें, अपने जो नोटबुक है उसमें ड्रॉ कर सकें। यानी कंसिडरेबल साइज़ का होना चाहिए, बहुत छोटा भी ना हो बहुत बड़ा भी ना हो। तो इस स्केल को बोला जाता है सुटेबल स्केल, यानी मौजू हो। क्लियर है? तो स्केल का आपको शायद क्लियर हो चुका होगा। यानी स्केल हम क्यों सेलेक्ट कर लेते हैं, ताकि किसी भी वेक्टर को हम लेंथ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएँ और इससे हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब तीसरा स्टेप क्या है, ड्रॉ ए लाइन इन द स्पेसिफाइड डायरेक्शन। अब तीसरे स्टेप में क्या करना है, आपने एक लाइन खींचनी है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वो वेक्टर है। यानी फॉर एग्जांपल हम इस वेक्टर की डायरेक्शन को, यानी ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा था ना, तो हम यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक ऐसा लाइन खींचेंगे जो इस एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता हो। यानी ये जो एंगल है ये एंगल कितना होना चाहिए, ये एंगल थीटा 30 डिग्री होने चाहिए। एंगल क्यों यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया वेक्टर के दो पैरामीटर्स होते हैं, एक मैग्नीट्यूड, वो मैग्नीट्यूड यहाँ पे कैसे पता चलेगा, वो इस लाइन के लेंथ से पता चलेगा। छोटा लेंथ होगा तो कम होगी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, बड़ा लाइन होगा तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी तो है ना वेक्टर का। अब वो डायरेक्शन इस एंगल से कंट्रोल हो रहा है। ये देखें 30 डिग्री पे बना तो ये ऐसे जा रहा है, 60 डिग्री पे होता तो यहाँ से थोड़ा ऊपर चला जाता, 90 डिग्री होता तो बिल्कुल ही ऊपर चला जाता। तो एंगल से वेक्टर का क्या हो रहा है, डायरेक्शन कंट्रोल हो रहा है। तो डायरेक्शन के लिए हम एंगल का सहारा ले लेते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा तीसरा स्टेप था जिसमें हमने क्या करना था,
उस वेक्टर के डायरेक्शन में हमने एक लाइन ड्रा करनी है, एक लंबी सी लाइन। क्लियर है? जस्ट आपने लाइन ड्रा कर लेनी है। ठीक। अच्छा, तो ये हमारा तीसरा स्टेप था। अब मैं आपको बताऊं, एंगल हमेशा एक्स एक्सिस से मेजर करें। ठीक है, एक्स एक्सिस से ऊपर जाए वेक्टर की तरफ। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है हमारा स्टेप? यहां तक हो गया, आपने लाइन ड्रा की। कट द लाइन इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर अकॉर्डिंग टू द सेलेक्टेड स्केल। यानी जो स्केल आपने सेलेक्ट किया हुआ है उस स्केल के मुताबिक वेक्टर का जो भी मैग्नीट्यूड बन रहा है उतना ही लाइन रखें, बाकी को आपने क्या करना है? मिटा देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने जिस तरह इस स्केल के मुताबिक इस क्या था, 1 सेंटीमीटर 10 न्यूटन के बराबर होगा, तो 50 न्यूटन 5 सेंटीमीटर बनाएगा। तो इसका मतलब यहाँ ओरिजिन से लेकर आप मेजर करें इस लाइन को, 5 सेंटीमीटर जहाँ तक जाता है आपने वहाँ कट कर लेनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूँ कि यहाँ से लेकर मैंने 5 सेंटीमीटर तक जाना है, तो 5 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ से आगे जो लाइन है इसको मैंने मिटा देना है। सिर्फ 5 सेंटीमीटर का लेंथ मैंने छोड़ना है। यहाँ पे आप व्हाइट बोर्ड पे देख के कह रहे होंगे ये लाइन तो बहुत ज़्यादा है, ये तो 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है, आपने 5 सेंटीमीटर पे ही उसको कट कर लेना है। क्लियर है? अच्छा, 5 सेंटीमीटर पे आपने कट कर लिया, तो ये आपका तीसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ स्टेप क्या है? पुट एन एरो इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। अब वेक्टर का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में आपने एरो लगा देना है, एरो हेड लगा देना है। फॉर एग्जांपल ये देखें, फोर्स ऐसे लग रहा था ना इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में यहाँ पे आपने क्या लगाना है? एरो, यानी इस तरफ ये एरो हमने लगा दिया, तो ये एक वेक्टर बन गया जो कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो रहा है। अब यहाँ पे देखें, आपने वेक्टर को इस फॉर्म से इस फॉर्म में ले आया। अब यहाँ पे ये एंगल मैं मिटा रहा हूँ 30 डिग्री। क्यों? इसके बगैर भी इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हो सकती है। यहाँ पे न मैंने एंगल इक्वल टू 30 डिग्री लिखा, न यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिखा, बस 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रा किया जो कि एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पे है। वो एंगल में यहाँ पे नहीं लिख रहा, उस लाइन का लेंथ यहाँ पे नहीं लिख रहा, सिर्फ ये लिख रहा हूँ 10 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे देखें, जब कोई बंदा आके इसको देखेगा तो या तो वो इससे इस वेक्टर को समझ सकता है या इससे समझ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे तो वैसे लिखा हुआ है फोर्स 50 न्यूटन है, 30 डिग्री एंगल पे लग रहा है। एक डिस्क्रिप्शन ये है, दूसरा तरीका ये है। ठीक है, ये दूसरा तरीका है। अब इसमें मैंने न एंगल लिखा हुआ है न वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, बस एक लाइन ड्रा की है और ये स्केल यहाँ पे लिखा है। अब इससे जो बंदा यहाँ पे आएगा वो कैसे समझेगा इसको? देखें, वो सबसे पहले तो ये एंगल मेजर करेगा, एंगल खुद मेजर करेगा और देखेगा ये 30 डिग्री पे है, तो उसको इसकी डायरेक्शन की समझ आ जाएगी कि यार ये 30 डिग्री पे लग रहा है। क्लियर है? वो इसको मेजर करके समझेगा कि ये 30 डिग्री पे लग रहा है, यानी इसका पता उसको कैसे चलेगा? इसको मेजर करके। दूसरा, वो इस लेंथ को मेजर करेगा, इस लेंथ को जब मेजर करेगा तो वो इसको 5 सेंटीमीटर पाएगा। और ये स्केल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 सेंटीमीटर 10 न्यूटन है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 50 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो इससे क्या करेगा? उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल पाएगा, यानी इस स्केल की मदद से। तो हमने यहाँ पे सिर्फ स्केल लिखा, एक लाइन ड्रा की और एंगल यहाँ पे हमने बनाया। तो एंगल लिखा भी नहीं है, इस लेंथ का हमने यहाँ पे नहीं लिखा ये कितना है, सिर्फ ये स्केल लिखा, तो इससे वो खुद समझ जाएगा। यानी या तो वो इस तरीके से समझ सकता है, इसको बोला जाता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऊपर वाले को, और ये होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है? अच्छा, तो बेसिकली यहाँ पे ये 4 स्टेप्स को फॉलो करके आप वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो ये सिर्फ हमारे पास 2 लाइन्स थे, यानी 2 डायमेंशनल था। इसको बोला जाता है एक प्लेन। ठीक है, क्या बोला जाता है? एक प्लेन। यानी जब भी 2 एक्सिस मिले ना, उससे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता है वो एक प्लेन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये 2 लाइन्स हैं, एक ये है एक ये, तो ये क्या बनाते हैं? एक प्लेन ही तो बनाते हैं। ये देखें, ये एक प्लेन बनाते हैं। ठीक है, एक प्लेन, ये देखें ये एक प्लेन है। इस तरह एक लाइन ऐसे जा रहा है, दूसरा ऊपर जा रहा है, तो ये एक प्लेन बनाते हैं। जैसे व्हाइट बोर्ड है, एक प्लेन है। ये देखें, एक लाइन ऊपर जा रहा है, एक लाइन ऐसे जा रहा है, तो ये एक प्लेन बना रहा है। ठीक है, ये एक प्लेन है। अब दूसरा होता है स्पेस। स्पेस का मतलब है जिसमें 3 डायमेंशनल हो, यानी सिर्फ एक प्लेन नहीं,
बल्कि उसमें जो है तीसरा डायमेंशन भी हो। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया, ये यानी इसमें हमारे पास क्या है, 3 डायमेंशंस मौजूद हैं। इनको मैं होल्ड करने की कोशिश करता हूँ। ये एक है एक्स एक्सिस जो कि ये है, सबर इनको होल्ड करना थोड़ा मुश्किल है। बहरहाल देखें, ये है एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल जा रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये एक्स एक्सिस है, और जो ऊपर जा रहा है ये वाई एक्सिस है, और यहाँ से जो आपकी तरफ आ रहा है ये जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। अब ये बनाता है एक स्पेस, यानी ये जो है ना ये एक स्पेस है। पहले वाला कौन सा था, उसमें ये वाला लाइन नहीं था, सिर्फ ये एक्स था और ये वाई, तो ये सिर्फ एक प्लेन बना रहा था, सिर्फ एक प्लेन। जैसे एक दीवार होती है, उसकी कोई ना कोई हाइट होती है, यानी ये वाई एक्सिस, और एक लाइन नीचे से ऐसे होती है, तो ये एक प्लेन बनाता है। लेकिन जब ये लाइन भी आ जाए तो ये एक पूरा वॉल्यूम बनाता है, एक 3 डायमेंशनल बनाता है। जैसे आप जिस रूम में हो उसका एक कॉर्नर देख लें तो आपको सब समझ में आ जाएगा। उस कॉर्नर को देख लें, वो कॉर्नर ये है। उस कॉर्नर में आपको 3 लाइन्स मिलेंगी, क्या, एक ये और एक ये। तो ये जो 2 प्लेन्स हैं, ये मैंने आपको कहा ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये भी एक प्लेन बनाते हैं, 2 लाइन्स मिलके। ये कौन सा प्लेन है, जो फर्श है, फ्लोर जो है। अब ये और ये जो एक्सिस है ये भी एक प्लेन बनाते हैं, कौन सा, ये जो सामने वाला दीवार है आपके ये। अब ये और ये भी मिलके एक प्लेन बनाते हैं, कौन सा, ये जिसमें वाई और जेड हैं, ये 2 लाइन्स। ये कौन सा प्लेन बनाते हैं, जो इस तरफ का दीवार है, ये भी दीवार है, ये भी दीवार है, और ये फर्श है। तो ये 3 अलग अलग प्लेन्स हैं, ठीक है। यानी सिर्फ 2 लाइन से एक प्लेन बन जाती है, और जब तीनों मिल जाते हैं तो एक पूरे कमरे का बनाते हैं वो, ठीक है, वॉल्यूम बनाते हैं। जिस तरह ये तीनों लाइन्स मिलके एक कमरा बनाते हैं ना, उस कमरे का फर्श भी है, ये वाली दीवार भी, ये वाली दीवार भी, तो ये तीनों क्या बनाते हैं, एक रूम के जैसा एक स्पेस बनाते हैं। अब इसमें अगर वेक्टर को ड्रॉ करना हो तो उसमें 3 लाइन्स होंगी, अगर सिर्फ 2 हों तो उसको हम बोलते हैं प्लेन। तो ये जो हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटिंग ए वेक्टर इन ए प्लेन, इसका मतलब हम सिर्फ 2 लाइन्स की मदद से एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको हमने अभी डिस्कस कर लिया। ये जो बेसिकली हमने डिस्कस किया ये कौन सा था, ये था रिप्रेजेंटिंग ए वेक्टर इन ए प्लेन। अब ये वाला जो है ये है रिप्रेजेंटिंग ए वेक्टर इन स्पेस, यानी 3 डायमेंशन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है। तो बेसिकली इस चीज़ को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे ये जो हमने स्टेप्स पढ़े ये दोनों के लिए हैं। एक वेक्टर को प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसके लिए भी आपने इन स्टेप्स को लिखना है। एक वेक्टर को स्पेस में कैसे ड्रॉ किया जाता है उसके लिए भी आपने इन 4 स्टेप्स को ही लिखना है। यानी ये स्टेप्स कॉमन है प्लेन के लिए भी, स्पेस के लिए भी। अब इनको हम ज़रा और स्पेसिफिक कर लेते हैं कि प्लेन के लिए कैसे होती है, स्पेस के लिए कैसी होती है, ज़रा और डिटेल में जाते हैं। क्लियर है। तो प्लेन में क्या होता है, देखें, टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर इन ए प्लेन, यानी एक वेक्टर को प्लेन में रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स आर ड्रॉन। यानी इसमें हमने सिर्फ 2 ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है जो आपस में परपेंडिकुलर हों, यानी ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है जिसमें सिर्फ 2 एक्सिस हों। जिस तरह ये है, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। ज़रूरी नहीं है, आप कोई से भी 2 ले सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक्स और जेड भी ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल वाई और जेड भी ले सकते हैं, कोई से भी 2 आप ले सकते हैं। तो 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स आपने ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद क्या करना है, वेयर, जिसमें क्या होता है, थीटा इज द स्मॉलर एंगल मेजर्ड फ्रॉम द एक्स एक्सिस टू शो द डायरेक्शन। अब प्लेन में जो वेक्टर ड्रॉ किया जाता है ना उसमें थीटा जो है ये क्या है, बेसिकली ये एंगल है ना, इसको बोला जाता है थीटा। ये एंगल जो है इस वेक्टर का डायरेक्शन हमें बताता है। जैसे एंगल 30 डिग्री है यहाँ पे, ये कुछ भी हो सकता है। तो एंगल से हमें डायरेक्शन का पता चलता है जब भी प्लेन में आप वेक्टर को रिप्रेजेंट करें। और दूसरा, इस एंगल के हवाले से मैं आपको बताना चाहूँ, ये एंगल हमेशा एक्स एक्सिस से वेक्टर तक कितना एंगल बन रहा है उससे आप मेजर करेंगे। एक्स एक्सिस से एंगल को मेजर करेंगे, आप वाई एक्सिस से नहीं करेंगे, क्योंकि एक मरतबा आपने एक्स एक्सिस से मेजर कर लिया, वाई एक्सिस का ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल इस केस में ये एंगल 30 डिग्री है, तो यहाँ से यहाँ तक ऑटोमेटिकली 60 डिग्री होगा, क्योंकि वाई और एक्स के बीच का एंगल कितना है, टोटल एंगल 90 डिग्री, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ये टोटल 90 डिग्री है। तो यहाँ से वेक्टर तक अगर 30 हुआ तो वेक्टर से वाई तक ऑटोमेटिकली 60 हो जाएगा। तो इसका मतलब जब एक एंगल का पता चल जाए दूसरे का ऑटोमेटिकली पता चल जाता है।
तो इस वजह से आपने सिर्फ एक एंगल का ही बताना है, और वो कौन सा एंगल है, उस वेक्टर का एक्स एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है, और वो होता है थीटा। अब यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन है। ये कन्फ्यूजन क्या है, एक्स एक्सिस से भी अगर आप वेक्टर का एंगल मेजर करें तो यहाँ पे दो एंगल्स हैं। कौन से, एक तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, दूसरा ये भी हो सकता है इस एक्सिस से आप इस तरफ घूम के आ जाएं। ये देखें, यहाँ से आप ऊपर ना जाएं इस वेक्टर तक पहुँचने के लिए, बल्कि यहाँ से नीचे से घूम के इस तरफ होके यहाँ भी तो आ सकते हैं ना, बाहर से घूम के। लेकिन आपने उस एंगल को भी नहीं लेना, ठीक है। आपने कौन सा एंगल लेना है, जो छोटा हो। तो आप मुझे खुद बताएं, यहाँ से बाहर से घूम के आके यहाँ तक आप पहुँचते हैं वो छोटा है, या यहाँ से डायरेक्टली उधर जाते हैं तो वो छोटा है। कौन सा है, ये वाला छोटा है ना, तो आपने छोटे वाले एंगल को लेना है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है वेयर थीटा इज द स्मॉलर एंगल मेजर्ड फ्रॉम द एक्स एक्सिस टू शो द डायरेक्शन। अब ये जिस तरह मैंने आपको बताया, ये थीटा, ये एंगल किस काम आता है, वेक्टर का डायरेक्शन को शो करने के लिए। तो जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना कि हाउ टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर इन अ प्लेन, तो आपने स्टेप्स यही लिख देने हैं। जस्ट उसमें लास्ट में जाके एक लाइन ये लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्लियर है, यहाँ से यहाँ तक ये कब ऐड करना है, जब आपसे क्वेश्चन आए हाउ टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर इन अ प्लेन। ये लाइन कब लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद इन 4 स्टेप्स के बाद आपने लिखना है। ये 4 स्टेप्स जो हैं प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को, उसके लिए भी है। यही 4 स्टेप्स एक वेक्टर को स्पेस में कैसे ड्रॉ कर लेते हैं उसके लिए भी है। क्लियर है। अच्छा, अब स्पेस में कैसे ड्रॉ किया जाता है उसकी मैं आपको ज़रा एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको और समझ आ जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दे रहा हूँ, ये ठीक है, जो कि एक स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ठीक है। अब ये है जेड एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब इसमें वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, ये देखें, मैं एक वेक्टर ले रहा हूँ, एक पेन। सबसे पहले तो इस प्लेन को देखें, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। इसमें हमने वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया, इस तरह है ना। ये हमारा एक्स एक्सिस था और ये हमारा वाई एक्सिस था, और ये वो वेक्टर है जो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का यहाँ पे एंगल बना रहा है, इस तरह है ना। ये 30 डिग्री का एंगल है। ये हमने प्लेन में ड्रॉ किया वेक्टर को। अब हम स्पेस में ड्रॉ कर रहे हैं, तो स्पेस में जिस तरह आपको पता है 3 परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, तो ये हमने ले लिया। इसमें ये देखें, ये ऊपर जो जा रहा है ये वाई एक्सिस है, इस तरफ जो जा रहा है ये एक्स एक्सिस है, यहाँ से जो आपकी तरफ आ रहा है ये जेड एक्सिस है। अब इसमें जब हम वेक्टर को ड्रॉ करेंगे वो ऐसे ड्रॉ किया जाता है, ये देखें, ये इनको होल्ड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन हाँ ये हो गया। ये देखें, ये कौन सा है, ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अब इसमें आप वेक्टर को अगर ड्रॉ करेंगे ना, तो इस वेक्टर का आप देखें ये स्पेस में आ रहा है, ये जेड एक्सिस में भी आ रहा है, वाई में भी आ रहा है, एक्स में भी आ रहा है। तो अब इस वेक्टर का हमारे पास 3 एंगल्स होती हैं। 3 एंगल्स कौन से, सबसे पहला होता है आपका अल्फ़ा, यानी ये जो वेक्टर है ये इस एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये एक्स एक्सिस है ना, इसका इस वेक्टर से कितना एंगल बन रहा है, वो अल्फ़ा है ये। और दूसरा कौन सा है, बीटा, यानी वाई एक्सिस का उस वेक्टर से कितना एंगल बन रहा है। ये देखिए, ये वाई एक्सिस है ना, इसका इस वेक्टर से जो एंगल बन रहा है वो क्या है, वो है बीटा, यानी ये जो एंगल है ये बीटा है, यानी वाई का इस वेक्टर के साथ। और तीसरा एंगल है गामा। अब ये गामा कौन सा है, जेड एक्सिस का इसके साथ क्या एंगल बन रहा है। तो ये देखें, इस जेड एक्सिस से इस वेक्टर का ये वाला जो एंगल है ये कहलाता है गामा। ये देखें, ये जेड एक्सिस है ना, तो इस जेड एक्सिस का इस वेक्टर से जो एंगल बन रहा है ये है गामा, और एक्स एक्सिस से वेक्टर का है ये अल्फ़ा, और वाई एक्सिस का वेक्टर से जो एंगल बन रहा है वो बीटा। यानी 3 डायमेंशनल में वेक्टर को ड्रॉ करने के लिए 3 एंगल्स की ज़रूरत पड़ती है, अल्फ़ा, बीटा, गामा। अल्फ़ा कौन सा एंगल है, वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ, बीटा कौन सा है, वाई एक्सिस का वेक्टर के साथ एंगल, और गामा कौन सा है, जेड एक्सिस का वेक्टर के साथ एंगल। ये 3 एंगल्स की मदद से डायरेक्शन का पता चल जाता है जब भी आप वेक्टर को स्पेस में ड्रॉ करें। हाँ, प्लेन में ड्रॉ करने के लिए सिर्फ एक एंगल ही काफ़ी होता है। क्लियर है। अच्छा, तो ये हमारे पास स्पेस में ड्रॉ करने के तरीके होते हैं। तो ये देखें, स्टेप्स मैंने वही हैं जो वहाँ पे था। तो इसमें मैं आपको बताऊं, डायरेक्शन जिस तरह यहाँ पे इस थीटा से कंट्रोल होता था, यहाँ पे वेक्टर का डायरेक्शन इन 3 एंगल्स से कंट्रोल होता है। बाकी यहाँ पे उस लाइन का लेंथ मैग्नीट्यूड को शो कर लेता है, तो यहाँ भी इस वेक्टर का लेंथ मैग्नीट्यूड को शो कर लेता है।
यानी मैग्नीट्यूड दोनों में लाइन के लेंथ से ही शो होते हैं, बस फ़र्क ये है कि 2 डायमेंशन में यानी प्लेन में सिर्फ एक एंगल होता है, जबकि 3 डायमेंशन में यानी स्पेस में हमारे पास 3 एंगल होते हैं। ये बस फ़र्क है, बाकी कुछ भी नहीं। तो एग्जाम्पल हमने यहाँ से समझा था, उसको यहाँ पे भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बुक में यही एग्जाम्पल था, तो उसको हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। क्लियर है? अब तरीके स्टेप्स वही हैं जो हमने यहाँ पे फॉलो किए। क्लियर है? अच्छा, तो यहाँ पे देख लें, रिप्रेजेंटिंग ए वेक्टर इन स्पेस, यानी स्पेस में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर इन स्पेस, ड्रॉ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स। यहाँ पे द लिखा है, द नहीं बल्कि ये 3 है, THREE। ठीक है, इसको मैं ज़रा करेक्ट कर लेता हूँ, ये है 3। ड्रॉ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स where the smaller angles alpha, beta and gamma indicate the angles made by the vector with x-axis, y-axis and z-axis respectively। यानी 3 डायमेंशन में यानी स्पेस में वेक्टर को ड्रॉ करने के लिए 3 एंगल्स की ज़रूरत पड़ती है, अल्फ़ा, बीटा, गामा। अल्फ़ा कौन सा एंगल है? एक्स एक्सिस का वेक्टर के साथ। बीटा कौन सा एंगल है? वाई एक्सिस का वेक्टर के साथ। और गामा कौन सा है? जेड एक्सिस का वेक्टर के साथ एंगल। और ये तीनों एंगल वो होंगे जो छोटे वाले हैं, जिस तरह ऊपर हमने कहा कि जो छोटा होगा वही एंगल आपने ले लेना है। तो इसमें भी वही रूल्स हैं। अच्छा, अब ये है कि जिस तरह मैंने आपको समझाया कि अब भी अगर इस तरह क्वेश्चन बनता है, हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर इन स्पेस, तो आपने सबसे पहले ये 4 स्टेप्स लिखना है, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। कहने का मतलब चाहे क्वेश्चन आपको ये आए कि वेक्टर को प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो भी आपने ये 4 लाइन लिखने के बाद ये वाला लाइन लिखना है। और अगर स्पेस में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इस पे क्वेश्चन आए, तो आपने पहले ये 4 लाइंस लिखने हैं, उसके बाद ये लिखना है। यही है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यही टॉपिक था कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो है यूनिट वेक्टर्स का, उसको हमने अच्छे से समझ लेना है। तो बेसिकली यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे नाम से ही पता चल रहा होता है, यूनिट का मतलब है एक। तो यूनिट वेक्टर का मतलब होता है वो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यार जब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है तो वो हमारे किस काम आ सकता है? तो वो सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए काम आता है। तो देखें ना, वेक्टर के 2 पैरामीटर्स होते हैं, एक मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा डायरेक्शन होता है। अब जब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है तो उसको हम किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो, आप जिस वेक्टर से भी मल्टीप्लाई करें, जिस भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें, उस पर फ़र्क नहीं लाएगा। हाँ, अलबत्ता इतना फ़र्क लाएगा कि जिस भी वेक्टर से आप यूनिट वेक्टर को या जिस भी क्वांटिटी से आप यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो उस क्वांटिटी को डायरेक्शन मिल जाएगा इस यूनिट वेक्टर की वजह से। क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 है, वो उस फिजिकल क्वांटिटी को चेंज तो नहीं करेगा उसके मैग्नीट्यूड को, क्योंकि आप यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड खुद 1 है, उसको किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें, उस क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। हाँ, अलबत्ता उस क्वांटिटी के साथ डायरेक्शन ऐड हो जाएगा, क्योंकि आपने इस यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई किया हुआ है। इस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन उस फिजिकल क्वांटिटी को मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जो डायरेक्शन का बताने में हमारी हेल्प कर देते हैं। यानी ये सिर्फ डायरेक्शन का बताते हैं कि कोई वेक्टर किस डायरेक्शन में है, उस डायरेक्शन का बताने के लिए हम यूनिट वेक्टर उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, बल्कि उसको सिर्फ डायरेक्शन मिल जाएगा। क्लियर है? तो आप देख लें यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं। दीज आर डायमेंशनलेस वेक्टर्स। डायमेंशनलेस होने का मतलब ये है इनके कोई यूनिट्स नहीं होते। ये 2 प्रॉपर्टीज आपको पता ही होनी चाहिए। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है ताकि आप यूनिट वेक्टर को अगर किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तो उसके मैग्नीट्यूड पे कोई फ़र्क ना पड़े। और दूसरा, इसका कोई यूनिट नहीं होना चाहिए, यानी इसका कोई यूनिट नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप किसी फिजिकल क्वांटिटी से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो उसके यूनिट पे भी कोई फ़र्क ना आए। ठीक है, तो यूनिट में भी कोई फ़र्क ना आए और मैग्नीट्यूड में भी कोई फ़र्क ना आए, इसलिए यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी 1 होता है, इनका कोई यूनिट्स भी नहीं होता। तो इस वजह से यहाँ पे लिखा है डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस का मतलब इनका कोई यूनिट नहीं होता, यूनिटलेस। क्लियर है? हैविंग मैग्नीट्यूड 1, यानी ये वो वेक्टर्स होते हैं जिनका डायमेंशन नहीं होता, यूनिट नहीं होता, यानी और इनका मैग्नीट्यूड भी 1 होता है। विच आर
यूज टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। जिस तरह मैंने आपको बताया, ये सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे काम आते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय हेड, यानी जब भी किसी वेक्टर के ऊपर हेड हो तो इसका मतलब वो यूनिट वेक्टर है। जिस तरह मैंने आपको समझाता हूँ, फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है ना ए अगर कोई वेक्टर है और वो वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर है तो इसके ऊपर मैं हेड लगाऊंगा, ये हेड, इसका मतलब है ये एक यूनिट वेक्टर है। क्लियर है? अच्छा, तो इसको हेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब फर्दर देख लें, ई.जी. फॉर एग्जांपल वेक्टर ए, एक वेक्टर है ए, कैन बी रिटन एज, अब ये ए वेक्टर है ना, इसको हम कैसे लिखते हैं? ए वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू ए कैप। अब देखें, मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ, ये देखें, ये कोई भी अगर एक वेक्टर है ए, तो एक वेक्टर के दो ही पैरामीटर्स होते हैं ना, एक उसका मैग्नीट्यूड, यानी ए का मैग्नीट्यूड, ए के मैग्नीट्यूड को हम कैसे लिखते हैं? इन दो लाइन्स की मदद से, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू साइन से। जब भी किसी वेक्टर में एब्सोल्यूट वैल्यू साइन हो, इसका मतलब वो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता रहा है। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो हो गया, अब इस वेक्टर का डायरेक्शन भी तो होना चाहिए ना। वो डायरेक्शन इस वेक्टर के यूनिट वेक्टर से पता चलेगा, यानी ए कैप से, यानी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये बता रहा होता है ये, और इसका डायरेक्शन ये बता रहा होता है। तो ये जो है ना, ये यूनिट वेक्टर है। क्लियर है? ए कैप। तो इस वजह से हमने लिखा है ए वेक्टर इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए इनटू ए कैप। क्लियर है? आर, यहाँ से अगर आप ए कैप की वैल्यू फाइंड करना चाहें, इस ए कैप की, तो ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए है इसको इस साइड ला के क्या करेंगे? डिवाइड, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब जो ए कैप है वो किसके बराबर है? ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है आर ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। यानी किसी भी वेक्टर से आप उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड करेंगे तो आपको उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे खुद सोचें, ये ए वेक्टर है जिसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, यानी पूरा वेक्टर ए है। अब उसी के साथ हम उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड डिवाइड कर रहे हैं, तो जब किसी वेक्टर से उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड करेंगे तो उसका फिर क्या, वो 1 बनेगा ना, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो ये 1 बनेगा। हाँ, अलबत्ता इस वेक्टर का सिर्फ डायरेक्शन रह जाएगा जो इस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन है। यानी यहाँ पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ये देखें, ये ए कैप है ना, इस ए कैप को अगर आप मालूम करना चाह रहे हैं तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए इस तरफ आएगा, तो ये ए वेक्टर के साथ क्या हो जाएगा? डिवाइड। ये देखें, ए कैप किसके बराबर आया? ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब मुझे बताएं, अब इस वेक्टर के साथ मैं उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर लूं तो क्या मिलेगा? 1, लेकिन उसके साथ डायरेक्शन भी मिलेगा, क्योंकि ये ए वेक्टर है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैंसिल होकर 1 दे रहा है, लेकिन इस वेक्टर का डायरेक्शन तो है ना, वो इसका डायरेक्शन है। तो यूनिट वेक्टर का मतलब है कि उनका मैग्नीट्यूड 1 होता है और उसका कोई ना कोई डायरेक्शन होता है। क्लियर है? और यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस वेक्टर का और इस मैग्नीट्यूड का दोनों का यूनिट भी तो सेम होगा, यूनिट भी एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, तो यूनिट कैंसिल होकर इसका कोई यूनिट नहीं मिलता है इसको, और मैग्नीट्यूड एक दूसरे को कैंसिल करके इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 हो जाता है और इसका डायरेक्शन इसको मिल जाता है। तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका कोई यूनिट नहीं है और इसका सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन होता है। अब क्लियर है? अच्छा, तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर्स होते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे कुछ स्पेशल यूनिट वेक्टर्स होते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। क्लियर है? देखें, सम स्पेशल वेक्टर्स आर आई कैप, जे कैप एंड के कैप विच आर यूनिट वेक्टर्स। यानी कुछ ऐसे स्पेशल वेक्टर्स हैं, यानी कुछ स्पेशल यूनिट वेक्टर्स हैं जिनमें आई कैप, जे कैप एंड के कैप है। अब आई कैप, जे कैप और के कैप क्या है? देखें, फॉर एग्जाम्पल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास 3 डायरेक्शंस होते हैं। ये देखें, उन 3 डायरेक्शंस में एक डायरेक्शन ये है ओरिजिन से एक्स एक्सिस की तरफ, तो इस डायरेक्शन को जब भी शो करना हो तो हम उस वेक्टर के साथ आई कैप लगा देंगे। यानी जब भी कोई वेक्टर एक्स एक्सिस की तरफ हो तो हम उसके साथ आई कैप लिखेंगे। यानी आई कैप ऐसा यूनिट वेक्टर है जो एक्स एक्सिस की तरफ की डायरेक्शन को शो कर लेता है। और अगर कोई वेक्टर वाई एक्सिस की तरफ हो
तो हम वहाँ पे जे कैप का यूज़ करेंगे। यानी जे कैप का मतलब है ओरिजिन से वाई एक्सिस की तरफ। यानी अगर इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स बिल्कुल ऊपर की तरफ लग रहा होता ना, तो हम यहाँ पे लिखते 50 न्यूटन जे कैप लिखते। जे कैप का मतलब बिल्कुल ऊपर की तरफ लग रहा है। अगर बिल्कुल ऊपर की तरफ लग रहा होता तो फिर हम यहाँ पे लिखते हैं 50 न्यूटन जे कैप, यानी बिल्कुल ऊपर की तरफ लग रहा है। यानी जब भी कोई वेक्टर बिल्कुल ऊपर की तरफ हो, वाई एक्सिस की तरफ हो, तो हम वहाँ पे जे कैप यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल तो ये जे कैप नहीं लिख सकते क्योंकि ये बिल्कुल ऊपर नहीं जा रहा है ना। अच्छा, एक और डायरेक्शन है ये, यानी जेड की तरफ। तो ये जो डायरेक्शन है इसको शो करने के लिए हम एक वेक्टर, यूनिट वेक्टर यूज़ करेंगे के कैप। तो ये जेड एक्सिस की तरफ का हमें बताता है। जिस तरह यहाँ पे मैंने लिखा था जे कैप, यानी अगर ये फोर्स बिल्कुल ऊपर की तरफ लगता तो हम यहाँ पे जे कैप यूज़ कर सकते थे। तो आप ये देखें, इस जे कैप को मैंने 50 न्यूटन से मल्टीप्लाई किया तो इसको कोई फ़र्क पड़ा नहीं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1। दूसरा, इसका कोई यूनिट भी नहीं है, इसके यूनिट पे भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। और तीसरा, इसका कोई जो है डायरेक्शन मौजूद है, यानी वो डायरेक्शन इस फोर्स के डायरेक्शन का हमें बता रहा है। ये जे कैप का मतलब होता है ऊपर की तरफ, तो इस फोर्स का हमें पता चला कि ये 50 न्यूटन किस तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ। तो ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं ये हमें डायरेक्शन का बताते हैं। तो आई, जे एंड के कैप्स जो हैं ये हमें इन 3 डिफरेंट डायरेक्शंस का बता रहे होते हैं। क्लियर है। तो ये स्पेशल यूनिट वेक्टर्स हैं। अब इसमें एक और है, सिमिलरली एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सरफेस एरिया। अब एक एन कैप जो है ये भी एक यूनिट वेक्टर है। अब ये यूनिट वेक्टर हमारे किस काम आता है, जैसे आई जे के कैप था, ये 3 डिफरेंट डायरेक्शंस का बताते थे। एन कैप भी एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो सरफेस एरिया के डायरेक्शन का बताते हैं। यानी जिस तरह आज तक आप शायद एरिया को स्केलर समझ रहे थे कि एरिया इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं, ये तो इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसका डायरेक्शन भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एरिया यहाँ पे एक सरफेस एरिया ऐसे लेता हूँ, यह है एरिया ए। अब इस एरिया का भी कोई ना कोई डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन कौन सा है, इस एरिया की का आपकी तरफ जो डायरेक्शन आ रहा है वो इस एरिया का डायरेक्शन है। यानी ये जो प्लेन है, इस प्लेन का परपेंडिकुलर लाइन, यानी यहाँ से बाहर आता हुआ ये जो डायरेक्शन है इसको बोला जाता है इस एरिया का डायरेक्शन। चूंकि वो इस प्लेन का परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल होता है, नॉर्मल और परपेंडिकुलर होना एक ही बात है, तो इस वजह से इसको एन कैप लिखा जाता है, यानी ये नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है। फॉर एग्जांपल, मैं एक नोटबुक से शो कर रहा हूँ, जैसे ये कोई सरफेस एरिया है ना, एरिया है जैसे ये। अब इस एरिया का डायरेक्शन कौन सा है, यहाँ से इस प्लेन का परपेंडिकुलर लाइन, यानी यहाँ से आपकी तरफ आता हुआ ये जो मार्कर का लाइन बन रहा है, ये क्या है, इस एरिया का डायरेक्शन है। अगर इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे रखता हूँ, तो इस एरिया का डायरेक्शन ऊपर की तरफ बनेगा, इस तरफ। अगर मैं इस वेक्टर को ऐसे रख लेता हूँ तो यहाँ से उस तरफ जाता हुआ इस एरिया का डायरेक्शन है। तो आप देख सकते हैं इस एरिया का डायरेक्शन हमेशा इस प्लेन का परपेंडिकुलर होता है, इस वजह से इसको हम नॉर्मल या एन कैप लिखते हैं, एन कैप लिखते हैं। तो एन कैप जो है वो एरिया के डायरेक्शन का बताता है, जो कि हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है। तो ये थे हमारे पास कुछ स्पेशल यूनिट वेक्टर्स। तो आई होप आपको यहाँ तक हर एक पॉइंट की समझ आ गई होगी। तो जितने भी चीज़ें हमने पढ़ी, अगर इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन आपके जहन में है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। आई होप आपको हर एक पॉइंट की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।